नमस्कार, शेष भारत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। आज हमारे गेस्ट हैं एक ऐसे पॉलिटिशियन जिन्हें हरियाणा की राजनीति का सचिन तेंदुलकर कहें तो गलत नहीं होगा। अब ये तुलना मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि जिस तरह से सचिन ने 16 साल से भी कम उम्र में अपने पहले ही मैच में पाकिस्तान के खिलाफ अपनी क्रिकेटिंग हैसियत का परिचय दे दिया था, ठीक उसी तरह से महज 26 साल की उम्र में भारतीय राजनीति के सबसे बड़े अखाड़े लोकसभा में एक कद्दावर नेता विश्नोई को हराकर इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री के यंगेस्ट एमपी बने थे और इसी कारण इनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरियाणा पॉलिटिक्स के स्ट्रॉन्ग मैन और फॉर्मर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की। और हमारे साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हमारे सहयोगी अरुण सिंह। दुष्यंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपके पहली बात तो ये बताइए, ये तुलना कैसी लगी? मैं एक चीज़ इस तुलना के बाद खुशी के साथ कह सकता हूँ कि फिर सबसे ज़्यादा सेंचुरीज वाला रिकॉर्ड भी मैं ही बनाऊंगा। अब इसी से जुड़ा मेरा सवाल है कि आपके शुरुआती ओवर्स तो शानदार रहे, धुआंधार रहे। 2019 और लोकसभा के रिजल्ट के बाद क्या ये स्लॉग ओवर्स टाइप है? हर खिलाड़ी जो मैदान में होता है, नहीं, मेरा ये कहना है कि डू और डाई सिचुएशन है या परफॉर्म और पेरिश टाइप की सिचुएशन है इस इलेक्शन में। हर दिन एक जैसा नहीं होता और राजनीतिक परिभाषाएं पता नहीं कितने बड़े बड़े दिग्गजों की अगर हिस्टोरिकली आप उठाएंगे तो उनने भी सेटबैक्स देखे। अटल बिहारी वाजपेयी 3 सीटों से लड़े थे, तीनों हार गए थे। चौधरी देवीलाल 3 पे लड़े, 2 जीत गए। और अब तो कानून बन गया, आप 2 से ज़्यादा पे लड़ नहीं सकते। तो ये कहना कि भाई क्या ये लोकसभा का रिजल्ट सेटबैक है, मैं मानता हूँ ये लर्निंग है और आप उस लर्निंग को कितना बेहतर कर पाएंगे, समय कम है, वो हमारा टारगेट है। हम मानते हैं हम पिछले लोकसभा के अंदर भी इसी परिस्थिति में थे, 10 की 10 हारे थे, जब लोग यही कहते थे कि ओहो बड़ा मुश्किल होगा, 5 साल मेहनत करनी पड़ेगी। और हमने मेहनत करी और रिजल्ट क्या आए, हम 10 जीत गए। आज भी वही परिस्थितियां हैं और ज़्यादा मेहनत करेंगे। मैं ये मानता हूँ कि अगले 30 दिन जो हमारी मेहनत होगी वो पृष्ठभूमि तय करेगी 5 साल के हरियाणा। नहीं तो इनिंग्स के मिडिल ओवर्स और जब आप अभी तक पिच पर टिके हुए हैं, क्या लग रहा है आपको? ये मिडिल ओवर्स थोड़े कठिन लग रहे हैं और सत्ता में रहने के बाद अभी तो इनिंग शुरू हुई है। अभी तो वो जैसे T20 के अंदर 5 ओवर और वनडे के अंदर 20 ओवर तक सारी फील्डिंग अंदर होती है और प्लेयर पे एक दबाव रहता है कि वो फील्ड के अंदर उठ के खेले और वो जब ही आउट होता है। नहीं तो सत्ता में रहने के बाद इतने दिनों तक आप सत्ता में रहे, उसके बाद अकेले दम पर चुनाव लड़ना, तो क्या ये रियल टेस्ट है आपके मेटल का? सबसे बड़ा चैलेंज है आपके पॉलिटिकल करियर। फिर रिसर्च ठीक नहीं करी। मैं पिछली बार भी अकेला लड़ा था, हम तो पोस्ट पोल अलायंस में गए थे। लेकिन आपकी टीम के कई प्लेयर्स तो आपको छोड़ के जा चुके हैं। भी तो हमने टीम के अंदर जैसे IPL में बिडिंग होती है और एक प्लेयर दूसरी टीम में जाता है, अच्छा प्लेयर चला जाए तो वो टीम मैच जीत जाती है। वो तो स्ट्रैटेजी थी, हम कामयाब रहे। अभी तो टिकट वितरण भी नहीं हुआ पूरा। लेकिन अभी इलेक्शन स्टार्ट होने वाले हैं, उसके पहले ही आपके 4 लोग चले गए पार्टी छोड़ के। हमारे साथ चले गए, 7 MLA चले गए। और मैं तो कहता हूँ कि हमारा तो कह दीजिए ग्राउंड बड़ा फर्टाइल था कि एक को कांग्रेस ने टिकट दे दी, बीजेपी ने 3 को दे दी। इससे ज़्यादा आप क्या ट्रेनिंग कराएंगे प्लेयर्स की? इसका मतलब तो हमारी नर्सरी अच्छी है और नर्सरी अच्छी होगी तो पौधा अच्छा होगा। तो आपको क्या लगता है कि इस बार के इलेक्शन में अगर देखा जाए तो 10 साल से लगातार बीजेपी है और मोदी के नाम पे हमेशा बीजेपी चुनाव लड़ती आ रही है, तो इस बार भी उन्हीं के नाम को आगे रखा जा रहा है? क्योंकि देखा जाए तो सैनी अभी उनको ज़्यादा वक्त नहीं हुआ और मनोहर लाल खट्टर आ गए केंद्र में, तो कैसे आप काट कर पाएंगे उनकी? देखिए, चुनाव है, चुनाव घोषणाओं पे, वादों पर, मुद्दों पर लड़े जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ की कमियों को दिखाया जाता है, गिनवाया जाता है। मेरी कमी मेरे विरोधी यूज़ करेंगे, उनकी कमियां मैं यूज़ करूँगा। जब हम जनता के बीच में जाएंगे और वोटर को कन्विंस कर पाएंगे तभी तो वोटर वोट डालेगा ना। और 5 अक्टूबर को जब वोट डलेगा वो तय करेगा कि हरियाणा का नेतृत्व किसके हाथ में आएगा। तो 20 सीटें तो आपने चंद्रशेखर की पार्टी को दे दिया, तो अगर 20 सीटें पहले ही आपने दे दिया और उनका यहाँ पे कोई पहले से वर्चस्व नहीं है, क्या कांग्रेस
आम आदमी पार्टी, सपा इनके साथ अलायंस की चर्चा नहीं कर रही? क्या बीजेपी आज कांडा से और से चर्चा नहीं कर रही? क्या बीजेपी लेकिन आपने जिसके साथ गठबंधन किया है, आपको क्या लगता है क्या बेनिफिट्स होंगे? क्योंकि एक छोटी सी पार्टी यूपी की। चलिए, छोटी बड़ी समय की बात होती है। चौधरी देवीलाल जी ने 1989 में, बीजेपी कितनी बड़ी पार्टी थी, उसको भी तो साथ ले लिया था और नेतृत्व मुद्दे पे किया। छोटे छोटे दल इकट्ठे हुए और उस समय के कांग्रेस रिजीम को, राजीव गांधी के रिजीम को क्या उखाड़ नहीं फेंका? उससे पहले चले जाए 70s में, इमरजेंसी के बाद, जब इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नारा दिया जाता था, खिंडा नहीं दी थी? बहुगुणा जैसे नेता, इंदिरा गांधी जैसे नेता सारे हार गए थे। और इस बार 400 पार की बात कर रहे थे, वो कैसे बचे हैं ये सारा देश जानता है। आप तो वन ऑफ द एडमायरर्स रहे हैं मोदी जी के, फिर ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी का आपने साथ छोड़ दिया और साफ कह रहे हैं कि भाई हम उनके साथ नहीं जाएंगे चाहे और किसी? बीजेपी का सदस्य नहीं हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं एनडीए का एक मेंबर था। हमने अलायंस किया था स्टेट में स्टेबल गवर्नमेंट देने के लिए। अलायंस किया था अपने घोषणा पत्र की जो घोषणाएं थी, जनता से वादे थे, उसको फुलफिल करने के लिए, और हम कर पाए। तो ऐसी क्या वजह रही कि आपको छोड़ना पड़ गया? सीट शेयरिंग पे सहमति नहीं हुई। हमारा मुख्य घोषणा का जो हिस्सा था कि 5100 रुपये ओल्ड एज पेंशन देंगे, वो फुलफिल नहीं कर पाए। तो इस बार क्या लग रहा है कि जिस तरीके का सिनारियो क्रिएट हो रहा है, कांग्रेस पूरे दमखम के साथ कह रही है कि इस बार वो सरकार बनाएंगे। कांग्रेस की तो अभी 31-32 सीटें अनाउंस हुई है और उसमें से 28 पुराने हैं, एक इंडिपेंडेंट, एक हमारा विधायक है, एक उनका प्रदेश अध्यक्ष है और एक खिलाड़ी है। अभी बची तो सीटें आने दो। नहीं, उसमें भी अरुण जी बड़ा सवाल ये है कि जो मल्टी कॉर्नर फाइट हो रही है, आपको नहीं लग रहा है कि उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिल जाएगा? क्योंकि आपके वोटर्स भी कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि हम मल्टी कॉर्नर फाइट जहाँ हुई है, जिस प्रदेश में हुई है, वहाँ रीजनल पार्टीज को ताकत मिली। आपके विरोधी कह रहे हैं कि ये बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। किसी का कहना है कि सत्ता में इतने दिन तक साथ थे और उसके बाद अब जब मौका आया, वे समय से कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, आप क्या किसी और न्यूज़ चैनल के लिए काम कर रहे हैं यहाँ बैठकर? आप अपने चैनल के लिए काम कर रहे हैं। कोई पायलट जो एयर इंडिया का जहाज उड़ाता है, वो ये सोच के तो जहाज नहीं लेके उड़ता कि मैं आज किंगफिशर बनाऊंगा, आज मैं स्पाइस जेट उड़ाऊंगा। जहाँ है उसी तो प्लेन को उड़ाएगा ना। हम जननायक जनता पार्टी के सदस्य हैं। हमारा विजन हमारी पार्टी को आगे लेके जाना है, चाहे उसमें कांग्रेस हमारे सामने अड़े, चाहे बीजेपी अड़े, चाहे लोकदल बसपा लड़े, चाहे आम आदमी पार्टी लड़े, चाहे XYZ कोई लड़े। हम उनके पक्ष में वोट नहीं मांगेंगे, हम अपने विचारधारा, अपने संगठन के पक्ष में वोट मांगेंगे और हम उस विचारधारा संगठन को ताकत के साथ आगे बढ़ाएंगे। तो देखा जाए जिस तरीके से आपने अलायंस किया है चंद्रशेखर की पार्टी के साथ, वैसे ही INLD ने भी बसपा के साथ अलायंस किया है। ठीक है, अगर यहाँ पर हरियाणा की बात की जाए तो जाट वोट बैंक काफ़ी हद तक डिसाइड करता है, डिसाइडिंग फैक्टर है, और शेड्यूल्ड कास्ट वोट भी डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो शेड्यूल्ड कास्ट वोट देखा जाए तो मायावती और इनमें दोनों में बटेगा, चंद्रशेखर में भी। तो आप, मैं कास्ट वोट की सोच रखने वाला आदमी नहीं। हमारा 55% वोटर हरियाणा प्रदेश का लड़का लड़की आज युवा है। मैं 36 का हूँ, चंद्रशेखर 36 का है। दोनों युवा प्रदेश को युवा नेतृत्व देंगे। हमारा टारगेट ये है, किसान कमेरी की लड़ाई लड़ेंगे। क्या खेती करने वाला एक कम्युनिटी का आदमी, हर जाति का आदमी खेती करता है। आज हाथ से मेहनत करने वाला आदमी हर कम्युनिटी से आता है। कास्ट वोट अगर मैटर नहीं करता तो चंद्रशेखर के साथ अलायंस करने की ज़रूरत क्या थी? 1 और 1 11। आज 2 युवा साथ खड़े होकर आगे बढ़ रहे हैं, यही तो ताकत है। इसीलिए आपके लिए कहा जाता है कि हैं तो महज 36 साल के, लेकिन बहुत ही मजे हुए नेता की तरह काम करते हैं। खैर, अगर चूँकि हम लोग बीजेपी से आपका गठबंधन की बात करें, पुराने की क्यों टूटा, तो कहीं ना कहीं बीजेपी जैसी सशक्त पार्टी के साथ रह के जो हरियाणा के मेन मुद्दे थे,
कहीं ना कहीं आपको उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा था, समझौता करना पड़ रहा था? नहीं, इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ क्योंकि देखिए कई ऐसे बड़े मुद्दे हुए हरियाणा के जिस पे आप स्टैंड नहीं ले पाए, जिसमें आपसे अपेक्षित था, चाहे वो फार्मर एजिटेशन हो, रेसलर्स का मुद्दा। क्लैरिफाई कर दूं, दोनों मुद्दे हरियाणा के नहीं थे। नहीं, लेकिन लोगों की अपेक्षा थी कि आप भी उसमें बोलेंगे, आप एक युवा। क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि दोनों मुद्दे हरियाणा के नहीं थे। आप रिपोर्टर हैं, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कानून बनाए पार्लियामेंट ने, पार्लियामेंट के कानूनों के विरुद्ध लड़ाई थी, प्रदेश गवर्नमेंट का उसमें 1% से ही नहीं था। अगर वो कानून हरियाणा विधानसभा पारित करती तो मैं विरोध करता, हमने पारित नहीं करे। दूसरी चीज़, जहाँ आपने रेसलर्स वाली बात करी, उसमें हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र तीनों प्रदेश की बेटियां थी, नेतृत्व हरियाणा की 2 खिलाड़ी कर रही थी। और वो मामला दिल्ली पुलिस और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो हरियाणा में रजिस्टर्ड नहीं है। नहीं, आप बात बिल्कुल सही करें, लेकिन मैंने जैसे बोला कि आप एक यंग लीडर हैं, लोगों की आपसे एक्सपेक्टेशन है। इसलिए बताना चाहता हूँ कि चौधरी देवीलाल जी एक बात कहा करते थे कि समझाना मुश्किल है, बहकाना आसान है। हमारे हरियाणा में एक सेइंग है, दुष्यंत तो उसकी गोदी में जा बैठा। हमने अलायंस किया, मैं अलायंस ना करता आज 7 MLAs मेरे गए हैं, मेरा सिंबल, मेरी पार्टी का झंडा सारा तोड़ के ले जाते। शिवसेना टूटी, एनसीपी टूटी, अलायंस तो आम आदमी पार्टी की जब फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट बनी थी, जिसके विरोध में आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, उनने भी किया, आज भी कर रहे हैं। जिस पार्टी को आम आदमी पार्टी कोस कोस कर ये कहती थी करप्ट है, करप्ट है, करप्ट है, क्या एक टेबल पर बैठ के चाय पीते हुए सीट शेयरिंग नहीं करते? ये बात मैं इसलिए भी कह रही हूँ, जैसे आपने बुजुर्गों के लिए भी कहा था कि उनकी पेंशन बढ़ा कर देंगे, लेकिन आप सत्ता में रह नहीं दे पाए, तो ये आपके समर्थक कहते हैं। नहीं दे पाए, ये आपके समर्थकों का कहना है। आपको एक फैक्ट बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की 18 प्रदेशों में सरकार है। बीजेपी की हाईएस्ट आज के दिन शायद हरियाणा के बाद मध्य प्रदेश में 1000 रुपये पेंशन है। राजस्थान में अनाउंस करी हुई है बढ़ेगी, अभी भी 700 रुपये। मैं रहा तो 2000 रुपये को बढ़ा के 3000 रुपये प्रति महीना ओल्ड एज पेंशन को करी। मेरे पास तो 10 MLAs थे, मेरे पास मेजॉरिटी होती 47 होती तो मैं पहली कलम से 5100 कर देता। एक एलाय पार्टनर हूँ, एलाय पार्टनर के बिल्कुल, तो मैं यही कह रही हूँ, ये आपके समर्थकों का कहना है कि शायद इसीलिए आपने बीजेपी से अपने रास्ते अलग कर लिए, क्योंकि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं जो आप नहीं कर पा रहे थे। खुल के कहा है, बीजेपी के नेतृत्व के साथ जो आखिरी बैठक हमने करी थी उसमें खुल के कहा था कि आप 5100 पेंशन कर दीजिए, हम लोकसभा नहीं कंटेस्ट करेंगे, मगर उनने सहमति नहीं जताई। इस बार आपकी क्या तैयारी है? कैसे आप ये मान के चल रहे हैं कि आप 70 में 50 सीटें जीत पाएंगे? देखिए 50 मैं नहीं कह सकता, मगर हाँ की प्लेयर हम रहेंगे और अगली जो सत्ता होगी उसका ताला और चाबी दोनों जेजेपी के हाथ में होगी। तो मतलब ये माना जाए कि इस बार जो सरकार बनेगी वो फुल फ्लेज नहीं होगी? मुझे नहीं लगता इस बार त्रिशंकु विधानसभा रहेगी, कोई कितने दावे करता रहे, और उस त्रिशंकु के अंदर सबसे अहम रोल जो होगा जननायक जनता पार्टी का। मान लीजिए अगर त्रिशंकु सरकार की बात आप कर रहे हैं और उसमें INLD भी शामिल होती है, तो क्या आप शामिल होंगे? कौन कब कैसे शामिल हो, क्या परिस्थिति बने, वो तो जैसे एक कहावत है ना, सिर के बाल है नाई काटे जोड़ी में गिने। जब वो गिरेंगे जब पता चलेगा, तो 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा जब नंबर जाएंगे। मगर एक स्टेट सेंटीमेंट ये है कि आज के दिन ना कांग्रेस ना बीजेपी कोई संगठन मेजॉरिटी नहीं क्रॉस कर, और अब जो सर्वेज आ रहे हैं वो भी डे टू डे यही दिखा रहे हैं। लेकिन अब जनता में विश्वास कैसे जीत पाएंगे? जैसे काफ़ी पैथेटिक और बुरा परफॉर्मेंस था, आपने खुद भी बोला कि लोकसभा में, तो चाहे वो सीट्स हों या वोट शेयर हों, तो कितना बड़ा चैलेंज है लोगों को पहले तो कन्विंस कर पाना और वहाँ से वापसी करना। पैथेटिक शब्द कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी की परफॉर्मेंस के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। इस बार का चुनाव लोकसभा का 2 अलायंसेस के बीच में था, इंडिया अलायंस और दूसरा एनडीए। एनडीए और इंडिया के बीच में देश भर में चुनावी लड़ाई चली। एक सीट मैं जानता हूं पंजाब की फिरोजपुर की, जिसके अंदर 4 पार्टियां 12,000 वोट के बीच में विनेबिलिटी में रहेगी। अदर देन दैट एक चंद्रशेखर इंडिपेंडेंट यूपी से जीता है, अपनी पार्टी से जीता है।
2 इंडिपेंडेंट वन साइडेड पंजाब के अंदर जीते, तीसरी पार्टी को कहीं भी वोट नहीं मिले, चाहे वहाँ तीसरी कांग्रेस का उम्मीदवार रहा हो चाहे बीजेपी का रहा हो, और उन 2 अलायंसेस के बीच में चुनाव लड़े गए। लोकसभा चौधरी देवीलाल जी जिस तरह कहा करते थे कि बड़ी पर्ची का चुनाव है, नेशनल एजेंडाज, नेशनल विजन, और विधानसभा छोटी पर्ची का चुनाव है। जब स्टेट सब्जेक्ट की बात आती है, स्टेट को नेतृत्व कौन देगा, कौन स्टेट की लड़ाई लड़ पाएगा, और जब स्टेटहुड की बात आ जाती है, स्टेट सब्जेक्ट की बात आ जाती है, तो लोगों का वोटिंग पैटर्न बिल्कुल अलग होता है। आप जिस परिवार से आते हैं, आप बार बार देवीलाल जी का नाम ले रहे हैं, उस परिवार के नाम से ही हरियाणा को जाने लगा था, एक समय वो था। आज रास्ते सबके अलग अलग हो गए हैं। जाट वर्ग केवल आपके ही परिवार से जाना जाता है, लेकिन अगर इस तरीके से जब अलग अलग लड़ रहे हैं, कहीं ये वजह तो नहीं है कि बारी बारी एक चीज़ कह देते हैं, ये वर्ग, ये कम्युनिटी, ये कास्ट। चौधरी देवीलाल ने बुढ़ापा पेंशन शुरू करी, कोई एक जाट ने नहीं ली, 36 बिरादरी ने ली। आज की जो मनरेगा आप बोलते हैं, इसका निर्माण कहीं से हुआ तो झज्जर जिले में जब बाढ़ आई और बांध लगाना था और मजदूर नहीं थे, तो चौधरी देवीलाल ने एक योजना शुरू करी थी, काम के बदले अनाज, जो आप लोग सरकारी में खासतौर पर आपकी महिला वर्ग को मिलती है, मैटरनिटी लीव। इसकी शुरुआत दुनिया में कहीं से हुई तो वो हरियाणा प्रदेश से हुई। उसका नाम था जच्चा बच्चा योजना। उसमें तो बच्चे के पालन पोषण के लिए सरकार पैसे भी देती थी और 6 महीने का अवकाश भी देती थी कि माता को गर्भपात से लेकर बच्चे के पालन तक 3 महीने और 3 महीने की छुट्टी मिलेगी और सरकार अपने खर्चे पर उसका पैसा देगी। चौधरी देवीलाल तो एक इंस्टीट्यूशन है। अच्छा, आप इतने दिनों तक सत्ता में रहे, हरियाणा वाले खासतौर पे आप में देवीलाल जी की छवि देखते हैं, खासतौर पे वहाँ के बुजुर्ग जो आपको उनसे जोड़ के देखते हैं, और इतने दिन सत्ता में रहने के बाद क्या आपको लगता है कि आप उनकी उम्मीदों पे खरे उतरे? और दूसरी बात, क्योंकि लेगेसी की बात होती है, इनेलो भी हमेशा वो भी उनकी बात करते हैं, तो अब आप मतलब किसके पास है उनकी लेगेसी और क्या है उनकी लेगेसी? चौधरी देवीलाल जी की लेगेसी की अगर हम बात करें तो वो लेगेसी जनता के पास है। मैं नहीं कहता कि मैं उनका उत्तराधिकारी हूँ, कोई और उनका उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी बनाने का फैसला जनता करती है, और जो उनके विजन को आगे लेकर चलेगा, जनता उसका साथ देती है। और चौधरी देवीलाल के पेड़ से तो कितनी ब्रांचेज हैं। जिस विधानसभा का हिस्सा मैं था, उस विधानसभा के अंदर भी 5 विधायक हम एक गांव के थे और 4 विधायक एक परिवार के थे, और मेरे को और मेरी मदर को छोड़ दो तो 3 अलग अलग पार्टियों में थे। एक इंडिपेंडेंट थे, चौधरी रंजीत सिंह, अभय सिंह चौटाला INLD में थे, और आदित्य सियाग कांग्रेस के विधायक थे। तो चौधरी देवीलाल तो हरियाणा की राजनीति की PhD है। अगर आप साथ होते तो शायद आज हरियाणा में कोई और नहीं होता। किसको पता है, साथ होते तो शायद एक विधानसभा के टिकट के लिए ही पार्टी में लड़ रहे हो। लेकिन साथ नहीं है तो आज जैसे अभय चौटाला की बात करें, कितना बड़ा चैलेंज उनको आप देखते हैं अपने लिए? ही इज़ अ नॉन सीरियस पॉलिटिशियन। वो कोई अपनी कही बात को 5 साल बाद भी रिपीट नहीं करते। वो तो आज ये कहते हैं कि हमने पार्टी से गद्दारी करी, हमने पार्टी से छोड़ा। वो भूल जाते हैं हमें पार्टी से तो निष्कासित किया गया था, और निष्कासित कर कर भी उनकी पार्टी के सिंबल के लिए, झंडे के लिए हमने लड़ाई नहीं लड़ी। हमने एक नई शुरुआत करी, लाइक अ ब्लैंक स्लेट। नया झंडा डंडा लेकर हम मैदान में उतरे और 11 महीनों में अपने दम पर हम 10 विधायक जिता कर लाए। तो क्या कभी फिर से तालमेल बैठ सकता है दोनों लोग? मुझे नहीं लगता। परिवार में भी गठबंधन नहीं हो तो चुनाव आ गया मुझे नहीं। अब जैसे रंजीत चौटाला जी दोनों परिवार की पार्टी छोड़ के बीजेपी में गए, वहाँ से भी छोड़ दिया, निर्दलीय लड़ेंगे, तो क्या साथ में आने की कोई संभावना नहीं? ले आओ, हम लड़ा देते चुनाव। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या ये हो सकता? तो आपको कह रहा हूँ, रंजीत सिंह जी ने चुनाव लड़ना है, उनको ले आइए, हम तो सम्मान देंगे, पार्टी का सिंबल देंगे, लड़वाएंगे। इस बार क्या मुद्दे हैं खास आपके जिससे आपको लगता है? देखो, मैं एक चीज़ बड़े अच्छे तरीके से बोल सकता हूँ कि हमने युवा, महिला, मान सम्मान, किसान कमेरे की लड़ाई, इसको प्राइमरी फोकस पिछले घोषणा पत्र में भी रखा, इस बार भी रखेंगे। मुझे वो दिन याद है जब मैं कहता था 75% रोज़गार में हरियाणा वासियों का अधिकार लाएंगे। सब हंसा करते थे कैसे कानून लाएगा, और हमने बनाया। जब मैं महिला को पंचायती राज में 50% रिजर्वेशन देने की बात करता, लोग कहते थे हो ही नहीं सकता। हमने कानूनी रूप दिया,
आज बंगाल की बात करूं, डॉक्टर वाला किस्सा है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में ख़ास तौर पर टीचिंग वर्ग में महिलाओं की स्ट्रेंथ जनसंख्या में उनकी हिस्सेदारी बराबर नहीं है। मैं आज वादा करता हूं, मैंने कई जगह पहले भी कहा है, जिस दिन हमारा रिजीम बना प्रदेश के अंदर 50% एजुकेशन के टीचिंग सेक्टर में, चाहे वो स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, वुमेन रिजर्वेशन हम लागू करेंगे कि एटलीस्ट 50% वुमेन टीचिंग के अंदर रहे। उसके साथ युवाओं के लिए हरियाणा ने इस ओलंपिक्स में 83% मेडल टैली का हिस्सा बना। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बेहतरीन बने, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एटलीस्ट 3-3 गेम्स के स्टेडियम हर 22 जिलों में हम बना पाए, ये हमारा विजन है। एम्प्लॉयमेंट 4.5 साल में 44,000 करोड़ का निवेश प्रदेश में ला पाए, इसको बढ़ाकर कैसे हम और प्राइवेट रोज़गार के अवसर पैदा करें, ये हम आने वाले दिनों में करेंगे। अच्छा, आपने इतनी बढ़िया पढ़ाई की है, आप, मुझे नहीं लगता कि सबसे पहले से ही आपको राजनीति में आने का कोई इंटरेस्ट था। कैसे ये पूरा ट्विस्ट एंड टर्न हुआ? मतलब बाय डिफ़ॉल्ट आप आ गए या आपको वो चाहिए ब्रेकिंग? तो मैं एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन हूँ। पॉलिटिक्स जरूर जेनेटिकली नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। हम लोग ब्रेकिंग वाले चैनल नहीं है, हमारा ये कहना है, क्योंकि हम बहुत लोग नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि क्योंकि आप एक पॉलिटिकल यूथ आइकॉन हैं। हम लोग और मैं बहुत ऐसे लोगों से मिलती हूँ जो आपको उस तरह से देखते हैं, मतलब उन्हें आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। एक तो यंग लीडर, पढ़ा लिखा लीडर, उन्हें लगता है कि वो कुछ समाज में बदलाव ला सकता है। क्योंकि आप देखिए, यंग जनरेशन जो है उसकी पॉलिटिक्स से रुचि खत्म हो गई है, विश्वास भी खत्म हो गया है। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने माध्यम से ज़रा इस जनरेशन को बताइए। पीपल थिंक ओवर एंड ओवर अगेन, दे इनविजन इट, और पॉलिटिक्स कभी नहीं दूर हो सकती, किसी देश में दूर नहीं हो सकती। बिना गवर्नेंस के कोई देश नहीं चल सकता। नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता जिस तरह से एजी और कन्फ्रंटेटिव हो गई? नहीं, हमेशा रही है। आज दिखाना ज़्यादा हो गया, मोबाइल ज़्यादा आगे, कैमरे ज़्यादा आगे। आपको वो वाक़या भी याद है कि पार्लियामेंट के अंदर माइक फेंके गए, कुर्सियाँ फेंकी गई। क्या सुधार नहीं आ गया? 10 साल में आपने कोई कुर्सी देखी, कोई माइक देखा? शायद स्टैंडर्ड सुधरा है, क्योंकि अब हम विजिलेंट हैं, कोई हमें रिकॉर्ड कर रहा है, कोई हमें दिखा रहा है। पहले क्या बोल दिया जाता था, मुझे लोग बताया करते हैं बुजुर्ग, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बन गए, चौधरी देवीलाल जी सांसद थे, पार्लियामेंट के अंदर दोनों की तू तड़ाक हुई। चौधरी देवीलाल जी ने कह दिया, तेरी तो माँ मर गई थी तब तू प्रधानमंत्री बन गया, अब जीत के दिखाई। और उसके बाद उन्हीं लोगों ने बताया कि शाम को चौधरी देवीलाल जी 2 डब्बे सेब के लेके प्रधानमंत्री निवास चले गए और कह दिया बुरा ना मानिए। वो बड़प्पन था उस समय के पॉलिटिशियंस का। आज क्या स्टैंडर्ड हो गए कि टीवी डिबेट्स में जूते भी बच जाते। टीवी डिबेट्स हैव बिकम अरीना ऑफ पॉलिटिकल रेसलर्स। तो वो समय भी बदल रहा है और ये बदलता रहेगा। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस जनरेशन को, और कैसे कहेंगे कि वो निकलें और वोट डालें? युवाओं के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है। मैं 26 साल का बना हूं, मुझे दुनिया के बारे में ज्ञान मिला है। ये मंदिर है डेमोक्रेसी के, स्टेट लेवल पर विधानसभाएं, नेशनल लेवल पर लोकसभाएं, और सबको अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। और मुझे खुशी थी, मैं 26 साल 1 महीने का बना, 26 साल 4 महीने का राम मोहन नायडू जो आज सिविल एविएशन मिनिस्टर है, श्रीकांत शिंदे 26 साल 9 महीने का, जयवर्धन था तमिलनाडु से 27 साल 1 महीने का। हम 13 लोग थे बिलो 30, हाईएस्ट एवर कि 30 साल से नीचे के सांसद बने। इस बार मेरा भी रिकॉर्ड टूटा है, शायद 25 साल 3 महीने का सांसद बना। खुशी होती है मुझे, मगर उनके लिए भी कहना चाहूँगा, आप जीत सकते हैं, हाउस में आ सकते हैं, मगर वहाँ आकर आपकी परफॉर्मेंस बताएगी कि आप सस्टेन कैसे करेंगे। लेकिन आपको विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का आना पॉलिटिक्स में जायज़ है? क्या पहली बार है खिलाड़ी राजनीति में आए? यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि खेल में राजनीति क्यों जा रही है? खेल के अंदर खेल का मैदान है, राजनीति के अंदर राजनीति का अखाड़ा है। आपको नहीं लगता कि ये जो पूरा सीन क्रिएट हुआ? टिकट दी थी, मुझे याद है, जोगराज सिंह जी को। योगराज सिंह जी है युवराज के फादर, पंचकुला से। आम आदमी पार्टी ने हरभजन सिंह को राज्यसभा MP बना दिया।
प्रेसिडेंट ने सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा नॉमिनेट करके भेज दिया। लेकिन उनका तो खेल का बात है, लेकिन एक बात है, कम लोग सक्सेसफुली काम कर पाते हैं राजनीति। देखो, राजनीतिक और खेल का दंगल बहुत अंतर रखता है। लेकिन मेरा आपसे सवाल यही था, पहले ये बताइए, लोग कहते हैं बहुत ही रिफाइंड, बहुत ही बैलेंस्ड बात करते हैं, कुछ भी निकलवाना चाहो निकलवा नहीं सकते। कहाँ से ये? इट कम्स फ्रॉम द फैमिली, जीन्स में, या फिर क्या है? मतलब कैसे इतना शांत पे? मैं आपको बहुत देर से कई बार चौटाला साहब की कही हुई बातें याद कर लेता हूँ। मैं एक बार पार्लियामेंट में गया और उस समय मेरे साथ पार्लियामेंट में अकाली दल के 2 सांसद थे, भुंदड़ साहब और प्रेम सिंह चंदूमाजरा। तो मैं तिहाड़ उनसे मिलने जा रहा था, तो दोनों सांसदों ने कहा भी हम भी चौटाला साहब से मिलना चाहते हैं। 11 साढ़े 11 बजे हमने पार्लियामेंट हाजिरी लगाई, अर्जन होगी तो हम तीनों तिहाड़ चले गए मिले। तो जाते ही चर्चा शुरू हुई और हुई, तो एकदम प्रेम सिंह गोभाया जी, उन्हें प्रेम सिंह चंदूमाजरा जी ने चौटाला साहब को कहा कि दुष्यंत ना जी बहुत चंगा बोलता है पार्लियामेंट से। तो चौटाला साहब देख के, और वो बड़े आर्टिकुलेट स्पीकर है, 1 मिनट में उनकी तरफ देख के कहते हैं कि चंदूमाजरा जी, हमारे एक कहावत है कि मूसा का बच्चा तो बिल्ली खो देगा। तो वो चीज़ है, बिल्कुल है। ये चीज़ तो ओवर टाइम हमने भी सीखी है कि कितना आपको बैलेंस शब्दावली में रखें। लेकिन जब अचानक पॉलिटिक्स में घुस आए तो मतलब, क्योंकि आप तो वही सोची समझी तो थी नहीं, तो एकदम से ये नहीं लगा कि किन लोगों के बीच में फंस गए, ये क्या हो रहा है? मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, वो एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन वाली बात थी। मैं तो पढ़ाई कर रहा था और मैंने जनवरी 26 को जाना था लंदन ग्लोबल मैनेजमेंट में मास्टर करने, और 17 जनवरी को पिताजी औरों को सजा हो गई। और उसके बाद पॉलिटिक्स में आ गए, और पॉलिटिक्स आके देखी, और जब उस समय को याद करते तो उस समय ने, और कहावत है हरियाणा में कि समय के थपेड़े अच्छी अच्छी चीज़ सिखा देते हैं। तो वो जो समय के थपेड़े थे, और मैं तो आज तक खा ही रहा हूँ, हर रोज़ सिखाते हैं। हर रोज़ कुछ ना कुछ आप अपने जीवन में सीखते हो, क्योंकि आपकी उम्र में लोग जीवन का मजा लेते रहते हैं। मैंने जब मैं कॉलेज में था, एक चीज़ मेरे प्रोफेसर ने बोली थी, और मैं आज तक उसको अपना कह दो कि सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ का हिस्सा मानता हूँ। उसने कहा था, नॉलेज इज़ गेन्ड बाय शेयरिंग नॉट बाय कीपिंग। कि ज्ञान जो है वो आप जेब में रख लोगे, आप ज्ञानी नहीं हो जाओगे। ज्ञान तो बांटोगे तो दूसरों का ज्ञान मिलेगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा। तो मेरा आपसे आखिरी सवाल है, अगर इसके बाद अरुण जी के पास कुछ रहे, कि इस बार आपको लगता है कि आप हरियाणा की जनता को अपने दम पर कुछ दे पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, और पूरा विश्वास है। अगर त्रिशंकु सरकार बनती है तो आप क्या बनना चाहेंगे? लीड करेंगे, यानी सीएम बनना चाहेंगे? लीड करेंगे। पार्टी जिसको बनाएगी वो तो पार्टी का निर्णय होता है, विधायक दल का नेता होता है। हमारे कोई जेब में से बीजेपी और कांग्रेस की तरह पर्ची तो नहीं निकलेगी। अभी तक तो किंग मेकर की भूमिका में रहे, इस बार कुछ बदलेगा या फिर उसी तरह देखते हैं? ब्राह्मणों वाली भाषा में कह दूं, तथास्तु। तथास्तु। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और आपने बहुत ही स्पष्ट तरीके से, बेबाक तरीके से श्रेष्ठ भारत के साथ बातचीत की। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद। श्रेष्ठ हरियाणा पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ हरियाणा।